मणिपुर, जहाँ प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ और दर्शनीय लोकटक झील स्थित है। जी हाँ, वही मणिपुर जिसने भारत देश को मीराबाई चानू, मैरी कॉम और डिंकू सिंह जैसे दिग्गज दिए। फिर आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि मणिपुर इतने दिनों से जल रहा है? क्या है इसके पीछे की कहानी? क्या मणिपुर को जलने से रोका जा सकता था? क्या सरकार इसको रोकने के लिए कोई ठोस कदम उठा सकती थी? आज हम लोग इस वीडियो में इन्हीं प्रश्नों के जवाब तलाशेंगे। आपका योग्य भारत प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं विकास मिश्रा इस कहानी को समझाने के लिए आपको इतिहास के पन्नों में ले जाना चाहूँगा। ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो मणिपुर एक रियासत हुआ करती थी, जिसका इतिहास राजा पाखांगबा से लेकर आखिरी शासक बोधचंद्र सिंह तक आता है। वही भौगोलिक दृष्टि से देखें तो मणिपुर को मुख्यतः दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला, मणिपुर के बीच का क्षेत्र, जिसे घाटी के रूप में जाना जाता है, और घाटी के आसपास के ऊंचे क्षेत्र को पहाड़ी इलाके के रूप में पहचान सकते हैं। मणिपुर का घाटी क्षेत्र, जो मैतेई समुदाय का निवास स्थल था, और पहाड़ी इलाके में नागा जनजातियां बसी हुई थीं। क्योंकि घाटी क्षेत्र संसाधनों से परिपूर्ण है, जिसके चलते नागाओं के द्वारा समय समय पर घाटी क्षेत्र में आक्रमण व लूटपाट की जाती थी। कहानी मोड़ तब लेती है जब सन 1891 में अंग्रेज़ों ने मणिपुर को अपने नियंत्रण में ले लिया। लेकिन जिस प्रकार नागाओं का आक्रमण मणिपुर के राजा के लिए एक मुख्य चुनौती था, अब वही चुनौती अंग्रेज़ों के सामने भी उपस्थित थी। अतः अंग्रेज़ों ने इस चुनौती से निपटने के लिए कुकी समुदाय को नागा और मैती समुदाय के बीच के पहाड़ी इलाकों में बसाना शुरू किया, जिससे घाटी में मैतेई समुदाय की रक्षा हो सके व शासन सुचारू रूप से चल सके। बात करते करते हम लोग यहाँ तक समझ चुके हैं कि मणिपुर में मुख्यतः तीन समुदाय मैतेई, कुकी और नागा समुदाय की उपस्थिति है। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि ये तीनों समुदाय आपस में क्यों लड़ने लगे? हम सब जानते हैं कि भारत को 1947 में आज़ादी मिली, परंतु मणिपुर रियासत को 1949 में भारत का हिस्सा बनाया गया। भारत को आज़ादी मिलने के साथ साथ ही 1950 के ही दशक में पूर्वोत्तर के नागा समुदाय ने भारत सरकार के सामने एक अलग नागलिम या ग्रेटर नागा राज्य बनाने की मांग उठाई। इस नागा राज्य में आज का पूरा नागालैंड व मणिपुर, आसाम तथा अरुणाचल प्रदेश के नागा बहुल इलाकों को शामिल किया जाना था। इसी नागा राज्य की हद में कुकी जनजाति के इलाके भी आते थे। अतः नागाओं व कुकियों के बीच संघर्ष होना लाजमी था। कुकियों ने नागा राज्य के विरोध में भारत के अंदर ही अपना एक अलग राज्य कुकी लैंड बनाने की मांग उठाई, और यही मांग कुकी व मैतेई समुदाय के बीच संघर्ष का कारण भी बनी। मणिपुर की अशांति को समझने से पहले मणिपुर की भौगोलिक संरचना को समझना आवश्यक है। तो आज का मणिपुर भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में कुछ इस प्रकार है कि बीच का घाटी क्षेत्र, जो कि कुल मणिपुर की भूमि का केवल 10% ही है, लेकिन इस पर मणिपुर की लगभग 64% जनसंख्या निवास करती है, जो कि मैतेई हैं। घाटी के आसपास का ऊंचा क्षेत्र, जो कि मणिपुर की कुल भूमि का 90% है, पहाड़ी इलाका है, और यहाँ मणिपुर की कुल आबादी का 35% निवास करता है, जिसमें से 33 दर्जा प्राप्त जनजातियाँ हैं, जिसमें कुकी व नागा भी शामिल हैं। मणिपुर में मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति या एसटी का दर्जा नहीं प्राप्त है। अतः पिछले कई वर्षों से सरकार से उनकी यह मांग रही है कि उन्हें भी एसटी का दर्जा दिया जाए, जबकि मैतेई लोगों की इस मांग का मणिपुर की जनजातियां हमेशा ही विरोध करती रही हैं। मैतेई व जनजातियों के एक दूसरे के विरोध में अपने अपने तर्क हैं। आइए उनके तर्कों व एक दूसरे के विरोध में किए गए दावों पर एक नज़र डालते हैं।
सर्वप्रथम मैतेई समुदाय की चिंताओं को समझते हैं। मैतेई लोगों को लगता है कि उनके पास एसटी दर्जा न होने के कारण वह पहाड़ी इलाकों में ज़मीनें नहीं खरीद सकते, जबकि जनसंख्या के लिहाज से उनके पास भूमि कम है। दूसरी तरफ जनजातियों को घाटी क्षेत्र में ज़मीन खरीदने का अधिकार है, जिसके चलते उनकी भूमियां लगातार कम हो रही हैं। दूसरा, मैतेई समुदाय पड़ोसी देशों से भारत में अवैध प्रवेशन के कारण जनजातियों की बढ़ती जनसंख्या से भी चिंतित है। उन्होंने ध्यान दिलाया कि म्यांमार में फरवरी 2021 में सैन्य तख्तापलट होने के बाद म्यांमार से बहुत सारी जनजातियों ने भारत में प्रवेश किया और इसके उदाहरण के तौर पर मणिपुर के चुराचांदपुर जिले में फरवरी 2021 के बाद अवैध गांवों की बाढ़ देखी जा सकती है। मैतेई लोगों का यह भी दावा है कि जनजातियां नशीली दवाओं व अफीम की खेती के लिए आरक्षित व संरक्षित वनों की अवैध कटाई कर रही हैं। उपरोक्त तर्कों के मद्देनज़र मैतेई समुदाय को लगता है कि यदि उनको एसटी दर्जा नहीं दिया गया तो उनकी पैतृक भूमि, परंपरा व संस्कृति नष्ट हो जाएगी। अब एक नज़र जनजातियों की चिंताओं पर डालते हैं। जनजातियों के मैतेई समुदाय को एसटी दर्जा दिए जाने के विरोध में उनके अपने तर्क हैं। जनजातियों के तर्कों के अनुसार प्रथम तो यह कि जनसंख्या के लिहाज से मैतेई समुदाय को मणिपुर में बढ़त हासिल है। दूसरा कि राज्य की कुल 60 विधानसभा सीटों में से 40 विधानसभा सीटें मैतेई समुदाय का प्रतिनिधित्व करती हैं तथा राज्य के उच्च प्रशासनिक पदों पर भी इनकी बहुलता है। अतः मैतेई वर्ग राजनीतिक व प्रशासनिक दोनों दृष्टि से लाभ की स्थिति में है। तीसरा, मैतेई अथवा मणिपुरी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है और रही आरक्षण की बात तो एससी, ओबीसी व ईडब्ल्यूएस यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के रूप में मैतेई समुदाय को भी आरक्षण मिलता है। चौथे तर्क के रूप में कुकी और नागा ध्यान दिलाते हैं कि जनजातीय क्षेत्र राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का 90% है, लेकिन इसके बजट व विकास कार्यों का बड़ा अंश मैतेई बहुल इम्फाल घाटी पर केंद्रित रहता है। अतः उपरोक्त तर्कों को ध्यान में रखते हुए जनजातियों को लगता है कि यदि मैतेई समुदाय को एसटी का दर्जा दिया गया तो यह पहाड़ी इलाकों में बस जाएंगे तथा नौकरियों में आरक्षण की जनजातियों की वरीयता खत्म हो जाएगी। मणिपुर के अशांत होने की तात्कालिक वजह मणिपुर उच्च न्यायालय के एक निर्देश को माना जा रहा है, जिसमें बीते दिनों 27 मार्च 2023 को मणिपुर उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को मैतेई समुदाय को एसटी का दर्जा दिए जाने के संदर्भ में विचार करने को कहा। इस आदेश के विरोध में जनजातीय छात्र संगठन ने मणिपुर के चुराचांदपुर जिले में जनजातीय एकजुटता रैली आयोजित की। इस रैली में कुकी व अन्य जनजातियां भी शामिल हुईं। मैतेई पीड़ितों के अनुसार रैली में उपस्थित कुछ उपद्रवियों ने मैतेई समुदाय के घरों को जलाया व तोड़फोड़ की, जिससे आक्रोशित होकर 4 मई 2023 को मैतेई समुदाय के कुछ असामाजिक तत्वों ने कुकी समुदाय की महिलाओं को निर्वस्त्र करके सड़कों पर परेड करवाई व सामूहिक बलात्कार जैसी निंदनीय घटना को अंजाम दिया। इस घटना की जितनी भी निंदा की जाए उतनी कम है, क्योंकि इस घटना ने न केवल मणिपुर बल्कि वसुधैव कुटुंबकम व अतिथि देवो भव की संस्कृति का पालना कहे जाने वाले भारत को विश्व के सामने शर्मसार कर दिया। विश्व के स्तर पर भारतीय प्रशासन अपनी एक अलग पहचान रखता है, परंतु इसके बावजूद बीते 3 महीनों से मणिपुर में हत्याएं, घरों को जलाना, तोड़फोड़ व बलात्कार जैसी घटनाएं देखने को मिल रही हैं। अतः यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि प्रशासनिक स्तर पर हम असफल हुए हैं, लेकिन उम्मीद यही है कि इस असफलता से सीख लेते हुए मणिपुर की सारी समस्याओं को वोट बैंक के चश्मे से न देखते हुए जल्दी ही सुलझा लिया जाएगा।
यह आर्टिकल देखने व सुनने के लिए मैं विकास मिश्रा आपका धन्यवाद करता हूँ। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया आप इसको लाइक कर सकते हैं। इसी तरह के ज्ञानवर्धक व पढ़ाई से संबंधित विषयों के वीडियोज़ का नोटिफिकेशन पाने के लिए आप योग्य भारत चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।